Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and well. This is your physics instructor Syed Rabeed bin Azam from V Tuitions. तो आज के लेक्चर में हम आज चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियसली जो हम चैप्टर वाइज लेक्चर्स बना रहे थे उसमें चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज चैप्टर 6 का फर्स्ट लेक्चर है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द लेक्चर। चैप्टर 6 है हमारा ग्रेविटेशन का, और आज के लेक्चर के जो दो टॉपिक्स हमारे, पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिराइव करेंगे हम एवरेज मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन देखते हैं। ये क्वेश्चन में ज्यादा डेरिवेशन या मतलब कैलकुलेशन के टाइप का नहीं है। ये क्वेश्चन अगर ये आता है डिटेल में लिखने का तो मैंने हेडिंग वाइज पॉइंट टू पॉइंट इसको समझाने की इसमें कोशिश की है, तो आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। टू एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन फॉर्मुलेटेड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने ये फॉर्मुलेट किया था लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और जो बेसिक असम्पशन थी इस लॉ की या अप्रोक्सीमेशन थी वो ये थी कि जो मून का ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ वो सर्कुलर है। इस बेसिक अप्रोक्सीमेशन की बेस पर ये लॉ फॉर्मुलेट किया गया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन डिस्क्राइब्स ग्रेविटी बिटवीन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है न्यूटन्स लॉ। अच्छा, इस लॉ में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर्ड। मतलब जो दो बॉडीज होती हैं उनका जो मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितनी ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा दोनों बॉडीज का, उतनी ही ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस डिस्टेंस स्क्वायर्ड, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी। और एज वी ऑल नो के इस इक्वेशन को लिखते हैं F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं इस इक्वेशन को। और ये जो G है ये बेसिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 इसके बराबर है। और दिस लॉ अप्लाइज टू ऑल ऑब्जेक्ट्स विद मास इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं चाहे उनका साइज कुछ भी हो, हेवनली बॉडीज से लेकर छोटे से ऑब्जेक्ट्स तक, उन सब में ये लॉ अप्लाई होता है। लेकिन हम ज्यादातर हेवनली बॉडीज को निकालने के लिए इस लॉ को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह ये है कि उनकी जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेसी से इस लॉ से निकल सकती है। सेलेस्टियल मोशन, इसका मतलब है जो हेवनली बॉडीज का मोशन होता है। तो ये लॉ बेसिकली गवर्न करता है मोशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। जैसे मैंने कहा था कि बड़ी जो बॉडीज होती हैं हेवनली बॉडीज जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स या गैलेक्सीज, तो इनके मोशन को गवर्न करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं इस लॉ को। तो ये इसके मेजर पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है, और इन केस पेपर में आता है ये डिटेल्ड में लिखने के लिए। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को, ये जिस तरह मैंने हर पॉइंट के पहले एक हेडिंग दी हुई है एक वर्ड की, जैसे यूनिवर्सैलिटी के पूरे यूनिवर्स के बॉडीज पे अप्लाई होता है, इसी तरह आप हेडिंग डाल के उसको ये इजिली पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब ये जो मास ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ अर्थ है ये बेसिकली इसी लॉ की एक एप्लीकेशन है, इसी की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। तो मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे हमने पहले देखा F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है। तो हमने इक्वेशन ए कंसीडर कर लिया। अच्छा, यहाँ देखें, अगर हमें मास ऑफ अर्थ निकालना है तो इस लॉ में अगर हम देखें तो दो मैसेज हैं। तो एक तो मास ऑफ अर्थ ही हो जाएगा, तो दूसरा कौन सा मास होगा? ये मास हम बेसिकली एक पॉइंट मास लेते हैं, जो कि हम कंसीडर करते हैं कि वो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, उसको हम सपोज करते हैं। तो यहाँ जो m1 है उसको हम m के बराबर ले लेंगे, जो कि है एक पॉइंट मास ऑन अर्थ।
और m2 मास ऑफ अर्थ लेंगे हम। r यहाँ re हो जाएगा जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है। और हमें पता है कि फोर्स क्योंकि वेट भी एक फोर्स है, तो F इक्वल टू W, और W की वैल्यू होती है mg के इक्वल होती है। तो हमारी इक्वेशन A बन जाएगी, इसमें ये वैल्यूज जस्ट हम पुट कर देंगे, इन वैल्यूज को बारी बारी इधर पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन ए बन जाएगी। कैसे बनी? इस एफ की जगह mg पुट हो गया, इस m1 की जगह m आ गया, m2 की जगह me आ गया, और ये r स्क्वायर हो गया। m से m कैंसिल, और यहाँ इस me के लिए हमने सॉल्व किया, me को अकेला किया क्योंकि हमें मास ऑफ अर्थ ही फाइंड आउट करना था, तो इसको अकेला किया हमने। तो यहाँ हमारे पास इस ये r स्क्वायर वहां जाके g से मल्टीप्लाई हो गया, और अपॉन में कैपिटल G आ गया। ये हमारी रिलेशन बन गई मास ऑफ अर्थ की। आप एक चीज पर अगर गौर करें तो ये जो राइट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पे, ये सारी कांस्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ का मास कोई फिजिकल बैलेंस में करके उन्होंने साइंटिस्ट ने मेजर किया है, फिजिसिस्ट ने, ऐसा नहीं है। बेसिकली कांस्टेंट्स की ही मदद से निकाला है। तो अगर हम ये रिलेशन देखें तो यहाँ तीनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो इन वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं, जैसे RE रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.38 इंटू 10 की पावर 6, और G की वैल्यू है 9.8, और कैपिटल G की जैसे मैंने पहले पीछे बताई थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इन वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो मास ऑफ अर्थ हमारा आ जाएगा 5.98 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 kg। सिमिलरली डेंसिटी निकालने के लिए, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, और इसकी वैल्यू हम लेंगे क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है, तो इसकी वैल्यू हम लेंगे 4/3 पाई RE क्यूब। अगेन RE की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, और V की जगह हमने इसका ये वैल्यू पुट कर दी 4/3 पाई, और यहाँ RE की वैल्यू और इसका क्यूब। जस्ट कैलकुलेट करें आप, आपका फाइनली डेंसिटी का आंसर निकल जाएगा। डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये सिंपल कैलकुलेशंस थी इसमें, और जितना सिंपल हो सकता था इसको करके दिखाया गया है। और आप इसको जिस तरह से स्टेप्स किए हैं, फर्दर कोई इसमें वर्डिंग ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज ही कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी इज ऑलवेज ओपन, आप वहाँ पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली लेक्चर की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।